कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे अपनी इंडियन इकॉनमी के बारे में, जो कि कोविड-19 की वजह से जूझ रही है। वैसे तो पूरा वर्ल्ड ही जूझ रहा है, आप देखेंगे हर जगह लॉकडाउन है, 400 करोड़ लोग इस दुनिया के अपने घरों के अंदर बंद है, तो इकॉनमी का तो बुरा हाल होना ही है। तो हर देश कुछ ना कुछ पैकेजेस, जैसे जापान ने भी कुछ टाइम पहले अपने देश के लिए एक पैकेज दिया, वैसे ही एक हफ्ता पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी 20 लाख करोड़ के पैकेज को डिक्लेयर किया था, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पिछले 5 दिनों से हो गई है। पूरा ब्यौरा दिया जा रहा है कि 20 लाख करोड़ हमने कैसे कहाँ का एलोकेट किए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक मोटो भी दिया था, सेल्फ रिलायंट इंडिया का, आत्मनिर्भर इंडिया। तो वो है क्या? क्या हम चीन को टारगेट कर रहे हैं? क्या हमारा कंपटीशन चीन से है? तो आज हम इन बातों को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। बातों को एनालाइज करने से पहले मैं थोड़ा सा कंपैरिजन दिखा दूँ 1990 के दशक का, जब इंडिया और चाइना की जीडीपी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। 1990 में अगर आप बात करेंगे तो हमारी जीडीपी थी 340 बिलियन यूएस डॉलर की, और चाइना की भी लगभग इसी के आसपास थी, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। बट आज के टाइम में अगर आप बात करेंगे, चाइना पहुंच चुका है 14 ट्रिलियन डॉलर पे, और हम अभी तक 3 ट्रिलियन डॉलर पे ही अटके हुए हैं। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। इन रीज़न्स को हम धीरे धीरे करके बात करेंगे। इससे पहले बट मैं कुछ फिगर्स आपको दे देता हूँ चाइना के बारे में। चाइना का 1990 में ग्लोबल आउटपुट बाय वैल्यू, मतलब इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनती हैं उनकी जो वैल्यू थी 1990 में, चाइना से 3% उसमें कंट्रीब्यूट करता था। बट अब आज की बात करेंगे, उसमें 25% कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि उन्होंने अपने प्रोडक्शन पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया। अब बात करेंगे एसीज़ की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, खिलौनों की, शूज़ की, एक मैक्सिमम प्रोडक्शन इनका चाइना में होता है। सिर्फ अगर चाइना चाइना सिर्फ सस्ता माल नहीं बनाता। अगर आप बात करेंगे इस दुनिया में जितने भी लग्जरी ब्रांडेड आइटम्स हैं, उसमें से 60% आइटम्स का जो प्रोडक्शन होता है वो चाइना में होता है। क्यों? वो अनडिस्प्यूटेड विनर है एक्सपोर्ट जैसे सेगमेंट में 2.2 ट्रिलियन डॉलर के साथ। ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ कि 1978 के से लेकर आज तक उसने अपने देश के 80 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर कर दिया। तो धीरे धीरे हम बात करेंगे 5, 6, 7 फैक्टर्स के बारे में, जो कि शायद हमें अपनी इकॉनमी में डालने पड़ेंगे या उनको इनकलकेट करना पड़ेगा, जिससे कि हम थोड़ा सा अपवर्ड मूव करें और आत्मनिर्भर बन पाएँ। क्योंकि आज के टाइम पे आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है। जैसे कि नो डाउट इंडिया इस दुनिया की टॉप 5 बड़ी इकॉनमीज़ में से आता है, बट हम 5th नंबर पे। बट शुरू की जो टॉप 2 की इकॉनमीज़ हैं, अमेरिका और चाइना, उनसे बहुत पीछे हैं। अमेरिका 21 ट्रिलियन डॉलर पे बैठा है, चाइना 14 ट्रिलियन डॉलर पे बैठा है, हम 3 ट्रिलियन डॉलर पे बैठे हैं। तो फ़र्क बहुत ही ज़्यादा है। तो इस फ़र्क को कम करना ज़रूरी है, नहीं तो धीरे धीरे ये फ़र्क बढ़ता ही चला जाएगा। तो चाइना की स्ट्रैटेजी ये रही कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, वो किसी भी इकॉनमी की पहली स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो किसी भी इकॉनमी की मार्केट को जज करते हैं। मान लीजिए इंडिया की मार्केट में वो आया, इंडिया की मार्केट में देखें क्या माल बिक रहा है, कैसा बिक रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स इतने में बिक रहा है, टॉयज़ इतने में बिक रहे हैं, वॉचेज़ इतने में बिक रही हैं। तो इस माल को हम अपनी कंट्री में बना के दूसरे देश में कैसे सस्ते दाम में बेचें। तो सीधा सा एक इकोनॉमिक्स का फंडा होता है, इकॉनमीज ऑफ स्केल। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आपकी कॉस्ट नीचे आएगी। तो चाइना ने पहला जो स्ट्रेटजी अपनाई, मास प्रोडक्शन एंड डंपिंग। मास प्रोडक्शन एंड डंपिंग क्या है कि वो किसी भी चीज़ का, चाहे टॉय हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वॉचेज़ हो, चाहे शूज़ हो, कोई भी चीज़ हो, उसका मास में प्रोडक्शन करता है। मास में जैसे वो प्रोडक्शन करेगा, उसकी जो कॉस्ट है वो नीचे आ जाएगी। हमारे दिमाग में या लोगों के दिमाग में रहता है कि हम लेबर को बढ़ाएंगे तो हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। नहीं, जितनी आप लेबर को बढ़ाओगे प्रोडक्शन के लिए, उतनी आपकी कॉस्ट प्रोडक्ट की कम आएगी। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो किसी भी चीज़ का उत्पादन इतना ज़्यादा करते हैं और उस उत्पादन को किसी कंट्री में जाके डंप कर देते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ किसी कंट्री में 100 रुपये की मिल रही है, तो इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी होने के कारण चाइना की वो जो कॉस्ट है, चाइना के ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वैसे ही नीचे आ चुका है। तो जब वो उसको डंप करेगा, उस 100 रुपये की चीज़ को उसको वो 20 रुपये में बेच देगा। ये है उसकी पहली स्ट्रेटजी। दूसरी स्ट्रेटजी उसकी ये रहती है कि उसने अपने देश में 1990 या 1980 से लेकर आज तक स्किल डेवलपमेंट में बहुत काम किया। वहाँ पे हर इंसान स्किल्ड है, छोटे से लेकर बड़ा। वहाँ पे आप जाएंगे, बड़े बड़े जो देश होते हैं जैसे यूएस जैसे देश, ये रिसर्च में पैसा खर्च करते हैं। बट चाइना के पास आप जाएंगे, बच्चे के पास आप आईफोन खोल के दे दीजिए, वो आईफोन खोल देगा, आईफोन की रिवर्स इंजीनियरिंग कर देगा। मतलब उसको रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, वो खोल के बता देगा इसके अंदर है क्या। कोई भी बड़े से बड़ी टेक्नोलॉजी की वो रिवर्स इंजीनियरिंग कर देते हैं। बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ जो कि करोड़ों में बिकती हैं, चाइना के अंदर बहुत ही सस्ते दामों में बिकती हैं।
उनका स्किल डेवलपमेंट इतना है। इस स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ उनकी एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ भी बढ़ चुकी है। मान लीजिए पिछले 40 सालों से वो रिवर्स इंजीनियरिंग और स्किल डेवलपमेंट में ध्यान देते हैं आ रहे हैं। तो आज के टाइम पे वहाँ पे लोगों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि इस काम को कौन करेगा, इस काम को कौन करेगा। वहाँ पे एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, वहाँ पे हज़ारों लोग खड़े हैं, हज़ारों लोगों की स्किल इतनी डेवलप है कि कोई भी इंसान किसी भी काम को कर सकता है। ठीक है, जो कि इंडिया में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्किल्ड इंडिया का अभी एक कुछ टाइम पहले एक प्रोग्राम चलाया था। बट अभी इन चीज़ों के लिए टाइम है। इंडिया भी स्किल डेवलपमेंट में चाइना से बहुत पीछे है। उन्होंने डेडिकेटेडली पिछले 40 सालों से इन चीज़ों पर बहुत ध्यान दिया और हमेशा देता आएगा। जो उनकी तीसरी नीति रही है वो है उनकी गवर्नमेंट और उनकी कंपनीज, जो प्राइवेट कंपनीज, उनकी पार्टनरशिप। उनकी गवर्नमेंट क्या, उनकी गवर्नमेंट पहुंच जाती है किसी भी देश में। किसी भी देश में जाके उस कंट्री को कहेगी हमारी कंपनी आपको ये संभाल लेगी, हमारी कंपनी आपको ये संभाल लेगी। आप बात करें पाकिस्तान जैसी कंट्री की, अफ्रीका की और श्रीलंका की, यहाँ पे बहुत सारी ज़्यादा चाइनीज़ कंपनी हैं जिन्होंने अपना पूरा डोमिनेशन, वर्चस्व कायम कर दिया। इससे क्या होता है कि कंपनीज़ बाहर जाती हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और उस कंट्री में वो अपना वर्चस्व कायम कर लेते हैं। अगर आप बात करेंगे श्रीलंका की, कुछ टाइम में श्रीलंका भी पूरा चाइना ही हो जाएगा। धीरे धीरे उसने उसको पूरा ऑक्यूपाई कर लिया है। इसी तरीके से धीरे धीरे वो विश्व शक्ति की ओर बढ़ रहा है। ट्रेड के अंदर उसका कोई धीरे धीरे वो सेकेंड इकॉनमी बन चुका है, जो कि बहुत ही पिछड़ा हुआ देश था। धीरे धीरे वो देशों के अंदर अपना प्रभाव छोड़ रहा है, अपनी कंपनीज ले जा रहा है, वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है और धीरे धीरे सारी चीज़ें, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की कंपनीज, वहाँ सबको टेक ओवर कर रहे हैं। जिससे कि ज़्यादा समय नहीं है कि चाइना बहुत ही जल्दी यूएस को भी पीछे छोड़ दे। चौथा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि इंडिया में जो थोड़ा सा डाउनमोड रहता है, वो है स्टेबल गवर्नमेंट। आप चाइना में देखेंगे, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ पे इलेक्शंस नहीं होते, वहाँ पे गवर्नमेंट स्टेबल रहती है। अब इंडिया की बात करेंगे, इंडिया एक डेमोक्रेसी है, गठबंधन में सरकारें बनती हैं। अगर आपका मत पूरा नहीं आया, अगर आपके 51% वोट्स नहीं आए, तो आपको गठबंधन में सरकार बनानी पड़ेगी और किसी ने अविश्वास प्रस्ताव दे दिया तो आपकी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रहेगी। अब इस फैक्टर को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आगे। अगर मान लीजिए कोई भी अमेरिकन कंपनी या कोई भी विदेशी कंपनी इंडिया में आना चाहे और इंडिया की गवर्नमेंट से कोलैबोरेशन करे, बट अगर उसके दिमाग में ये फैक्टर है कि वहाँ की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, तो इस चीज़ के लिए वो इंडिया को ज़्यादा प्रायोरिटी देगी नहीं, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। वहीं आप चाइना में चले जाएँ, चाइना में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कम्युनिस्ट देश है, कम्युनिस्ट पार्टीज़ वहाँ पे हैं, वहाँ पे एक छत्र साम्राज्य रहता है, वहाँ पे मीडिया को बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो कि गलत है। बट हाँ, वहाँ उन्होंने अपनी इकॉनमी को स्टेबल कर रखा है। तो रादर देन कि वो इंडिया है, वो चाइना में ज़्यादा प्रेफर करती हैं, क्योंकि वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट है, वहाँ पे एक्सपर्टीज़ है, वहाँ पे प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चौथा, वहाँ पे गवर्नमेंट बहुत स्टेबल है। जब तक गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रहेगी, उस देश की इकॉनमी के लिए बाहर से FDI लाना, बाहर की कंपनीज वहाँ बसाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लास्ट में मैं 2 फैक्टर्स के बारे में बात करूँगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया और चाइना में आप कंपैरिजन करें, इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है, चाइना में इलेक्ट्रिसिटी बहुत सस्ती है, जिससे कि जो कॉस्ट है किसी प्रोडक्ट की बहुत ही नीचे आ जाती है। इंडिया में अगर आप बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, सड़कें ऊपर नीचे हैं, पेट्रोल बहुत ज़्यादा लगता है, माइलेज बहुत कम आती है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। और वहीं पर चाइना में आप बात करेंगे, वहाँ पर बहुत ही हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। चीज़ों को यहाँ से दूसरी जगह ले जाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सस्ता है, जिससे कि कॉस्ट, किसी भी आइटम की जो कॉस्ट होती है वो नीचे आ जाती है, जिससे कि वो उसको दूसरे देशों में जाके वहाँ की कॉम्पिटिटिवनेस को गिरा देता है। जिन भी फैक्टर्स को मैंने डिस्कस किया है, ये फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इंडिया के लिए भी सेल्फ रिलायंट बनने के लिए। तो एक बहुत छोटा सा एनालिसिस था, अगर आप इसको डीप डाउन जाएंगे तो ये बहुत ही बड़े टॉपिक्स हैं, इनको 10, 15, 20 मिनट में समेटना बहुत ही मुश्किल है। बट ठीक है, मैंने कोशिश की है कि आप इन लॉजिक्स को समझ पाएँ। सो टेक केयर गाइज, डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, बाय बाय।